Hello students, welcome to Target IAS. Today we are going to start new subject, renewable energy. This subject is important if you are writing ESE examination or if you are writing UPPSC AE. So the content of today's lecture, this is our introductory lecture. So the content is introduction of renewable energy, difference between renewable and non-renewable, present scenario in India, and then benefits and difficulties. तो सबसे पहले है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है. Renewable energy is something which is occurring naturally and repeatedly at a rate that is replenished at the same rate as they are used. मतलब वो सारी एनर्जी जो इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है और हम उसको वैसे वैसे वो वापस से अपने आप को अटेन करती जा रही है जैसे जैसे हम उसका यूज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. जैसे कि सन हो गया, विंड हो गई, ये जो एनर्जीज हैं ये होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज दे आर नेचुरली अकरिंग इन द एनवायरमेंट. सोर्स ऑफ दिस एनर्जी हो जाएगा सोर्स सन, then gravity, and then rotation of earth. Then form of these energies are solar energy, wind energy, tidal energy, and biomass energy. Availability of these energies, तो एनर्जी सबसे पहली बात तो ये कि एनर्जी फ्लक्स रिसीव पर स्क्वायर मीटर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 500 वॉट. इसका मतलब जो भी एनर्जी फ्लक्स जो पर स्क्वायर मीटर अर्थ सरफेस पे रिसीव हो रही है वो है 500 वॉट और जो हम एनर्जी की डिमांड है वो है 2 किलोवाट पर पर्सन. तो अगर हम ये इसका कैलकुलेशन देखें तो इसका मतलब ये है कि इफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्लक्स इज हार्नेस्ड at just 4% efficiency, तो 2 kilowatt of power required can be drawn from an area of 10 into 10 meter square with suitable method of power harnessing. ठीक है. दूसरी बात ये कि जब मेजर कंट्रीब्यूशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो आता है सोलार एनर्जी से बिकॉज द टोटल सोलार फ्लक्स एब्जॉर्ब्ड एट सी लेवल इज 1.2 into 10 to the power 7 वॉट. कितना? 1.2 into 10 to the power 7 watt into 10 to the power 7 watt. इतना जो है दैट इज द टोटल सोलर फ्लक्स एब्जॉर्ब्ड एट द सी लेवल एंड हेंस क्या हो जाएगा, जो भी अवेलेबिलिटी है सोलर फ्लक्स की पर पर्सन वो है कुछ 20 मेगावाट और ये वैल्यू जो है दैट इज 10,000 टाइम्स कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पर पर्सन. 10,000 ज्यादा है ये, 10,000 टाइम्स ज्यादा है ये. इसलिए जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है सोलार पावर का. ठीक है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है जो हमारी एनर्जी की डिमांड को ग्लोबली उसको केटर कर सकता है. अगर मान लीजिए कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि विच रिन्यूएबल सोर्स हैव मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी फ्लक्स, सो द आंसर इज सोलार. Coming to difference between renewable and non-renewable source of energy, तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, जैसे कि अभी बात की हम लोगों ने एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल एंड परसिस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो भी नेचुरली एनर्जी प्रेजेंट है जिसमें कोई भी मैन मेड इंटरेक्शन नहीं है, वो जो नेचुरली प्रेजेंट है और हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल वो हो गई जो कि एक स्टैटिक स्टोर फॉर्म में है और अंडरग्राउंड है या किसी और तरीके से, लेकिन जिसको हमें यूज करने के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल और नेचुरल गैस. जैसे कि कोल हो गया, कोल को हमें क्या करना होता है, कोल की खदानों से निकालना पड़ता है, तो इसमें देयर इज अ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड दिस इज नॉन रिन्यूएबल. वाइल ऑन द अदर हैंड रिन्यूएबल कौन सा हो गया, सोलार, विंड, हाइड्रो, बायोमास, टाइडल, ओशन एंड थर्मल. रिन्यूएबल एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी भी बोलते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल को हम फाइनाइट सप्लाईज एंड ब्राउन एनर्जी बोलते हैं. Finite supplies and brown energy. Next is present scenario in India. तो देखिए this is the graph, पाई चार्ट है ये जो बता रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो इंडिया में क्या है. तो दिस पाई चार्ट इज फॉर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय सोर्स इन इंडिया. तो देखो इंडिया में जो टोटल पावर प्रोडक्शन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 263.66 गीगावाट.
ठीक है। टोटल पावर प्रोडक्शन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 263.66 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसमें से आउट ऑफ 263.66 गीगावाट इज 34.35 गीगावाट, दैट मीन्स अराउंड 13% ऑफ 13% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। दिस डेटा इज दिस जो भी ये पाई चार्ट आपको दिया गया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्च 2015 रिपोर्ट, MNRE की रिपोर्ट। MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE रिपोर्ट 2015 के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें सबसे मेजर पार्ट जो लिया है, इसमें देखिए ये सबसे मेजर पार्ट जो है यहां से यहां तक विच इज अराउंड 56.90, सो 56.9% जो है वो एनर्जी क्रिएट हो रही है बाय कोल। 56.9% जो एनर्जी इंडिया में जनरेट हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ कोल। देन इसके बाद हम देख सकते हैं कि गैस का परसेंटेज है 7.2, न्यूक्लियर का है 2, विंड का है 10, स्मॉल हाइड्रो का है 1.3, डीजल का है 0.2, बायोमास का है 2.6, सोलार पावर का है 6.9 एंड लार्ज हाइड्रो का है 13.10, विच मीन्स कि कोल के बाद अगर कोई भी पावर जनरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है इज लार्ज हाइड्रो पावर्स, एंड देन उसके बाद जो है वो है विंड पावर। ओके, उसके बाद क्या है? विंड पावर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट्स हम देखें तो विंड का जो परसेंटेज है दैट इज 8.6%, सोलार हीटिंग और कूलिंग का जो परसेंटेज है दैट इज 1.5%, सोलार पीवी जो है दैट इज 1.3%, बायोमास जो है वो है 0.5% एंड बायोगैस जो है दैट इज 1.1%। देयर आर सम पॉइंट्स which you need to remember, which are important. The first is India is fifth largest country producing wind energy. So basically Global Wind Energy Council 2014 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो 22.6 गीगावाट जो है आउट ऑफ 370 गीगावाट वो जनरेट करता है बाय विंड एनर्जी, एंड इंडिया इज 11th लार्जेस्ट कंट्री इन सोलार पावर प्रोडक्शन। तो ये रिपोर्ट जो है वो IEA की रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग है कि आउट ऑफ 177 गीगावाट 3.3 गीगावाट सोलार पावर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से हो रहा है। सोलार पावर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से हो रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन पावर प्रोडक्शन बाय RES, बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कम फ्रॉम, सो योर आंसर विल बी विंड, योर आंसर विल बी विंड। Maximum contribution in power production by RES, by renewable energy resources come from wind. While अगर ये क्वेश्चन ऐसे आए कि maximum contribution in power production whole, तो उसका आंसर हो जाएगा coal। ठीक है। Now we'll come to benefits and difficulties of renewable energy. The first benefit is it is available over wide geographical area. मतलब कि अगर ये since renewable energy मतलब water, sun, wind, these are available over a wide area, तो इसका मतलब ये कि majority of population जो है वो इस रिसोर्स को यूज कर सकती है या इस रिसोर्स के थ्रू अपनी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। दूसरा बेनिफिट है कि इट इज अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ऑफ कोर्स सिंस इट इज अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इसका मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं विच आर रेज्ड बाय ग्रीन हाउसेस गैसेस, ये उनको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। और अभी का जो सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, जितनी भी इश्यूज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, वी शुड मूव टूवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। It is replenishable. Of course, since it is replenishable, hence energy can be taken continuously over a long period of time, and also these resources can provide energy security in the era where fossil fuels are depleting at a faster rate, right? Since fossil fuels इतनी fast rate से deplete होता जा रहा है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक energy security देगा हमें। इसके बाद it provides opportunity for growth in rural and remote areas. Basically, why these provides opportunity in rural and remote areas? Because these areas are not connected with
with urban areas because of some geographical challenges, and उसकी वजह से क्या होता है, these areas are not getting basic amenities like electricity or communication network also. तो हम लोग ये सब उनको provide कर सकते हैं using renewable energy resources. Next is operating cost of renewable energy is very low as compared to conventional devices. It is flexible in nature, so it can be used in rural areas with small capacities. Now coming to difficulties, so difficulties in harnessing renewable energy क्या क्या हो सकते हैं? तो first point is कि it is present in dilute form. तो इसका मतलब ये कि since it is present in dilute form, it is very difficult to extract large amount of energy compared to whatever energy we are extracting from fossil fuel. तो fossil fuel से energy extract करना is quite easy than this process, because this process is present in dilute form. Next is it is highly fluctuating type of energy क्योंकि it is depending on weather condition, right? So for example, if you are totally depend on wind condition, and what if there is no wind, तो आपको वो electricity उस दिन provide ही नहीं हो पाएगी. तो somewhere it is very much dependent on weather conditions, so hence it is very fluctuating. It's very difficult to rely on these kind of energy. So we cannot ensure कि there will be a continuous supply of energy. Okay. Next point is that high investment cost. So that means कि initial investment जो है for this kind of energy or for harnessing renewable energy is quite high. In case of building renewable energy plants, these plants require upfront investment to build, require careful planning and implementation as compared to fossil fuel. Now next is लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड. सो ऑफ कोर्स बहुत बड़े लैंड की जरूरत होगी इसके कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, विच कैन बी अ डिफिकल्टी फॉर हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी. Thank you very much. We'll meet in our next chapter, which will be on solar radiation. Thank you.